हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 25 ऑफ MHI 3 हिस्टोरियोग्राफी सबॉल्टर्न स्टडीज़, जो कि आपका ब्लॉक 7 से। ब्लॉक 7 से हमने एक भी टॉपिक टच नहीं किया, तो मैंने सोचा कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी टच कर लिया जाए। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबॉल्टर्न टर्म का मतलब क्या होता है, एंड देन क्योंकि ये इंडिया में शुरू हुआ था, इंडियन हिस्टोरियंस की देन है, तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ वो हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबॉल्टर्न स्टडीज़ एक टाइटल है जो एक सीरीज़ ऑफ वॉल्यूम को दिया गया है। मतलब कि कुछ राइटिंग्स थी, कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स हैं जिनको एक बुक बनाकर वॉल्यूम्स में लिखा गया, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम। तो उन वॉल्यूम का, उन बुक का जो टाइटल था वो क्या था? सबॉल्टर्न स्टडीज़ था। और सबॉल्टर्न स्टडीज़ जब लिखी गई तो क्या कहा गया कि इससे पहले जितना भी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन था ना, वो सब का सब एलिटिस्ट बायस है, यानी कि जो अपर क्लासेस हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी गई है। अब जो सबॉल्टर्न स्टडीज़ है वो कैसी है? वो सारी कॉमन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाएगी। तो एक तरह से एक नया एरा स्टार्ट होगा इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, ऐसा सबॉल्टर्न स्टडीज़ के हिस्टोरियंस का कहना था। अब बात करते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो अब कुछ लोग थे, कुछ हिस्टोरियंस थे जो कन्वेंशन इंडियन हिस्ट्री राइटिंग थी, यानी जो इंडियन हिस्ट्री राइटिंग लिखी जा रही थी पहले से, उससे डिससेटिस्फाइड थे। वो लोग उससे खुश नहीं थे। तो जब सबॉल्टर्न स्टडीज़ लिखी गई तो जितने भी लोग सपोर्ट करते थे कि अब कॉमन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, वो लोग क्या करने लगे? इन सबॉल्टर्न स्टडीज़ को सपोर्ट करने लगे, इनको फेवर करने लगे, और इन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन इसमें दिया। और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अब जो सबॉल्टर्न स्टडीज़ है वो एक तरह का शार्प ब्रेक है, यानी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में। सो जितने भी हिस्टोरियंस थे या अदर सोशल साइंटिस्ट थे, सब ने बढ़ चढ़कर इस सबॉल्टर्न स्टडीज़ को सपोर्ट किया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो किस हिस्टोरियन का आता है? इनका नाम हमें याद रखना है, वो है रणजीत गुहा। इन्होंने क्या किया कि जो राइटिंग्स थी उनको नाम दिया मार्जिनलाइज्ड एकेडमिक्स। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है कि वो राइटिंग्स जो पिछड़ गई, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, तो उन राइटिंग्स को उन्होंने नाम दिया मार्जिनलाइज्ड एकेडमिक्स के। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। और इससे क्या हुआ कि जो सबॉल्टर्न स्टडीज़ थी ना, वो एकदम से उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई। और सबसे पहले प्लान किया गया कि इसमें 3 वॉल्यूम्स लिखी जाएंगी। लेकिन अब जो है, अब की डेट में, या शायद जो हम इंटरनेट की अगर आज के टाइम की अगर हम वो देखें, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये जब बुक लिखी गई उसमें बताया कि 11 वॉल्यूम्स इसके अब तक प्रिंट हो चुके हैं। और इन राइटिंग्स के, इन वॉल्यूम की इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, और कई सारे टॉपिक्स इसके ऐसे लिए गए हैं जो कि नॉन इंडियन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो सबसे नीचे आती हैं डेवलपमेंट में, और जो इंडिया की नहीं है, फ़ॉरेन। तो फ़ॉरेन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की से रिलेटेड थीम को लिया गया है सबॉल्टर्न स्टडीज़ में। वही के जो कॉमन पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब हम जो एलीट क्लास है उसके लिए तो बात करते हैं, बट जो नीचे, जो बॉटम पर जो लोग आते हैं, वो उनके बारे में इन स्टडीज़ में बात की गई है। अगर सबॉल्टर्न टर्म की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी लॉन्ग हिस्ट्री, और ये काफ़ी पुरानी टर्म है। तो सबसे पहले जो इसको यूज़ किया गया था वो सर्फ्स और पेजेंट्स के लिए यूज़ किया गया था, वो भी मिडिल एजेस के सर्फ और पेजेंट्स जो इंग्लैंड में थे। और 1700 में इसको यूज़ किया गया मिलिट्री के लिए। मिलिट्री में जो सबॉर्डिनेट रैंक्स थी, यानी जो सबसे नीचे जिन आर्मी वालों की या मिलिट्री में जो लोग थे उनकी रैंक थी, उनके लिए यूज़ किया गया था। ये थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि सबॉल्टर्न टर्म का मतलब क्या था और कैसे ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, या अब इसका क्या मतलब निकल के आता है। सो सबॉल्टर्न टर्म की अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबॉल्टर्न उन लोगों के लिए यूज़ किया गया था जो कि सोसाइटी में सबसे लो लेवल पर आते थे, जो कि लो क्लास से बिलोंग करते थे। एंड 19th सेंचुरी में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे एंटोनियो ग्राम्सी, जिन्होंने इस टर्म को पहली बार अडॉप्ट किया सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स के लिए, जो कि सोसाइटी में सब ऑर्डिनेट ग्रुप, यानी कि जो सबसे नीचे जो सोसाइटी में आते हैं, उनके लिए ये टर्म उन्होंने
सो रंजीत गुहा जिन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज़ को एडिट किया वो ग्रामसी के जो थॉट्स थे उनसे इन्फ्लुएंस तो थे, बट ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो उन्होंने टर्म ली है सबाल्टर्न वो ग्रामसी की है। इसकी जगह पे वो क्या कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वही डेफिनेशन दी है जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमें मिलती है। डिक्शनरी में हमें सबाल्टर्न का मतलब मिलता है इन्फीरियर रैंक, तो उसी टर्म को वो बताते हैं कि उन्होंने यूज़ किया है। एंड इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का उल्टा। तो सबाल्टर्न मतलब वो लोग हुए जिनकी रैंक सबसे नीचे होती थी। सो हेयर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द 2 फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द सबाल्टर्न स्टडीज़। सो हमें जो सबाल्टर्न स्टडीज़ है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसमें 2 फेज़ आए, वो फेज़ हमें देखने हैं। सो पहले हमने सबाल्टर्न स्टडीज़ का मतलब जाना कि ये शुरू क्यों हुआ था। जो उस टाइम पर एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी थी, ट्रेडिशनल थी, उसको क्रिटिसाइज़ करके लोगों ने क्या शुरू किया कि जो कॉमन पीपल है, जो वॉइस ऑफ द पीपल है, उसको इग्नोर किया गया है हिस्ट्री में। इसलिए एक सबाल्टर्न स्टडीज़ होनी चाहिए जिसमें कि हम ऑप्रेस्ड पीपल की बात करेंगे, यानी उन लोगों की बात करेंगे जो कि सोसाइटी में दबाए गए हैं। तो एक तरह का प्रॉमिस किया सबाल्टर्न स्टडीज़ के हिस्टोरियंस ने कि वो एक नई तरह की हिस्ट्री को वो क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के डेवलप होने में 2 फेज़ आए। पहले फ़ेज़ में क्या बात होती है, मेन कंसर्न क्या था कि सबाल्टर्न जो है उनके बारे में बात होगी। सबाल्टर्न कौन है, वो लोग हैं जो कि लोअर क्लास के हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, यानी जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनका फ़ायदा उठाया गया है, उनको दबाया गया है सोसाइटी में। सेकंड था कि जो एलीट हैं, यानी जो अपर क्लास के लोग हैं जो दबा रहे थे लोगों को, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि जो ग्रामसियन थॉट था उससे इन्फ्लुएंस हुआ था। एंटोनियो ग्रामसी एक मार्क्सिस्ट थे और कम्युनिस्ट भी थे, तो उनके जो आइडियाज़ और जो थॉट्स थे जो हमें उनकी राइटिंग्स में मिलते हैं उसका बहुत इन्फ्लुएंस था इस फेज़ में। अब बात करते हैं सेकंड फ़ेज़ की। तो सेकंड फ़ेज़ में क्या था कि सबसे पहली चीज़ जो पहले क्या हो रहा था कि एक्सप्लॉइटेड जो पीपल हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, उनकी हिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो अब उनको छोड़कर क्या किया जाने लगा, ज़्यादा फोकस किया जाने लगा एलीट डिस्कोर्सेस पे, यानी जो अपर क्लास के लोग थे उन पर बात होने लगी। भले ही उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बट उनको ज़्यादा उनकी हिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाने लगा। एंड सेकेंड पॉइंट, जो मार्क्स और ग्रामसी को जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही थी, अब उनको छोड़कर जो अदर स्कॉलर्स हैं, अदर पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, जैसे माइकल फौकॉल्ट, एडवर्ड सेड, इनको फेवर किया जाने लगा। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों फेजेस को। फर्स्ट फेज़ की अगर बात करें तो हमें साफ दिखाई देता है एलीट वर्सेस सबाल्टर्न, दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। और हम सबाल्टर्न स्टडीज़ की स्टार्टिंग की बात करें तो हमें पता है इसमें जो मेन फिगर है वो रंजीत गुहा है। पहले 3 वॉल्यूम्स को एडिट करने की बात हुई थी, बट बाद में इसके नंबर्स बढ़ गए। तो रंजीत गुहा जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक लगता है कि वो ग्रामसियन जो एंटोनियो ग्रामसी थे उनसे ज़्यादा इंस्पायर थे। उनके थॉट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं और एक तरह का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट मिलता है, यानी कि एक शार्प ब्रेक दिखाया गया है। जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग है उससे बिल्कुल हटाकर हम एक नई फॉर्म की हिस्टोरियोग्राफी दिख रहे हैं। और साथ ही इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एक थ्योरी है और एलिटिज़म ऑफ बोर्जियो नेशनलिस्ट। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या था कि अभी कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जिसमें क्या कहा गया है कि सोसाइटी में जो अरेंजमेंट हैं, जैसे कि जो लोग डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड हैं, वो उनकी आपस में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी की बात हो रही है तो मनी है। अब मनी जो है वो डिटर्मिन करता है कि भाई सोसाइटी में किसका कितना स्टेटस होगा। कोई रिच है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है और जो पुअर हैं उनकी रिस्पेक्ट कम होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वेल्थ। तो इस तरह से इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो डिटर्मिन कर रही है, वो रूल सेट कर रही है हमारी सोसाइटी के लिए। सो ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था। और एलिटिज़म ऑफ बोर्जियो नेशनलिस्ट, यानी जो नेशनल मूवमेंट था हमारा, उसमें जो क्या है वो अपर क्लास का बहुत हाथ था। सो इसमें भी अपर क्लास की, एलिट क्लास के रोल की बात हो रही है। तो ऐसी थ्योरी और ऐसे इंटरप्रिटेशन से क्या किया गया, इनको इनसे डिससेटिस्फाइड होकर जो थी एक तरह की
ये नई इंडियन हिस्टोरियोग्राफी लिखने की यानी सबाल्टर्न स्टडीज़ की शुरुआत हुई। एंड जो इसका ओरिजिन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। एंड वी ऑल नो ये रंजीत गुहा जो थे वो उसके फाउंडर थे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये जैसे ये स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि जो भी ट्रेडिशनल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी थी एक्चुअल में ये उसके अगेंस्ट ही लिखा गया था। रंजीत गुहा का कहना था कि इंडियन नेशनलिज्म की जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें अब तक जो है एलिटिज़म ही डोमिनेट कर रहा है, यानी एलिट क्लास जो है, अपर क्लास जो है, वो उसी का रोल हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट हों चाहे वो कॉलोनिस्ट हों। और जो ये वाली जो हिस्टोरियोग्राफी है ना, ये हमने पता है कहाँ से ली, ये ब्रिटिश रूल से लिए। ब्रिटिश रूल का जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स था, उसके जो आइडियाज़ हैं, जैसी वो उनकी हिस्टोरियोग्राफी, वहीं से हमने उठाकर उसको ले लिया। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए और एक तरह की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि अब हम जो है हिस्ट्री किस तरह से लिखें, सब ऑल्टर्न क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, कॉमन पीपल की व्यू से लिखें। और इसीलिए क्या है कि जो लोगों की पॉलिटिक्स है और जो एलीट क्लास की पॉलिटिक्स है, दोनों में फ़र्क है। जो पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल है वो क्या है, उसमें ऑटोनोमस डोमेन है, यानी कि बिल्कुल फ्री है, किसी का भी उस पर कंट्रोल नहीं है। कॉमन पीपल की जो पॉलिटिक्स है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है, यानी जो उनका बैकग्राउंड है वो ट्राइबल सॉलिडारिटी, जो यानी कि सब एक कॉमन आइडेंटिटी है, तो वो वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एलीट मोबिलाइजेशन है वो कैसा है, वर्टिकल है। मोबिलाइजेशन मतलब यहाँ पे देखो जो पोजीशन जो चेंज होती है वो कैसी है, वर्टिकल है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन को चेंज करना, एक नई पोजीशन पाने के लिए। तो अगर हम एलीट मोबिलाइजेशन की बात करें तो कैसी है, वर्टिकल है। मतलब कि जब वो पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका सोशल स्टेटस भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमीर लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो उसका बिज़नेस में लॉस हो गया तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, उसकी सारी वेल्थ ख़त्म हो जाएगी और वो कहाँ चला जाएगा, उसका स्टेटस सबसे नीचे चला जाएगा सोसाइटी में। तो ये वर्टिकल मोबिलाइजेशन हुआ। जबकि सबाल्टर्न मोबिलाइजेशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि अगर वो अपनी ऑक्यूपेशन अपनी पोजीशन चेंज भी करते हैं तो उनका स्टेटस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ। तीसरी चीज़ क्या आती है कि जो एलीट मोबिलाइजेशन है वो क्या है, रूल्स पर बेस्ड है। और रूल्स पर बेस्ड है तो उनमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, पीसफुल रहते हैं। जबकि सबाल्टर्न जो है वो रिलेटिवली कैसा रहता है, वायलेंट रहता है। एंड लास्ट जो एलीट मोबिलाइजेशन है वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसमें रूल सेट हैं। और जो सबाल्टर्न है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी ओपन है, नेचुरल है, जो भी चीज़ें हो रही हैं अपने आप ही हो रही हैं, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो सबाल्टर्न स्टडीज़ क्या हुआ, एक तरह की हिस्ट्री फ्रॉम बिलो बन गई। अब वो सेम ही चीज़ है कि कॉमन पीपल की हिस्ट्री बन गई, जो कि लोगों की हिस्ट्री को, जो कॉमन पीपल की हिस्ट्री को ऑफिशियल नेशनलिज्म से अलग रखता है। यानी जो नेशनलिज्म है, अब नेशनलिज्म में हम आगे बताएंगे कि नेशनलिज्म में जो लोग थे ना वो मोस्टली एलीट क्लास के लोगों का नेशनलिज्म था, वो उसमें कॉमन पीपल की हिस्ट्री तो बताई ही नहीं गई। तो यहाँ पर बेसिकली जो सबाल्टर्न का पर्पस था वो क्या था कि एक तरह से वो कंसर्न था कि हमें कॉमन पीपल की हिस्ट्री एक्चुअल में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो इस प्रोजेक्ट के कुछ एम भी थे, जैसे कि नंबर 1 कि जो कांग्रेस नेशनलिज्म था, हमें पता है कि जो इंडियन नेशनलिज्म था उसमें कांग्रेस जो था वो उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, एक्टिव दिखाया जाता है। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या बताते हैं कि जो कांग्रेस नेशनलिज्म था उसका नेचर कैसा था, बॉर्जियो था और एलीट था। यानी कि मिडिल क्लास की बात हो रही है, जो अपर क्लास है उनकी बात हो रही है, कॉमन पीपल की कहीं भी बात नहीं हो रही है। कॉमन पीपल का नेशनलिज्म हम नहीं कह सकते। सेकंड जो प्रोजेक्ट का एम था वो ये कि जितने भी हिस्टोरियंस ने इंडियन नेशनलिज्म को, यानी जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, उसमें साथ ही पीपल्स स्ट्रगल भी दिखाया है, यानी कि जो कॉमन पीपल है उनका रोल भी बताया है, उसको यहाँ पर इन्होंने काउंटर किया है। एंड थर्ड चीज़ कि जो सबाल्टर्न स्टडीज़ हैं, यानी अब उनकी कॉमन पीपल की हिस्ट्री कैसे लिखी जाएगी, उसको कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, वो भी इस प्रोजेक्ट का एम रखा गया। क्योंकि जो सबाल्टर्न सोर्सेज हैं वो क्या हैं, अवेलेबल नहीं है। तो उस सोर्सेज को लेना, सोर्सेज के बेसिस पर सबाल्टर्न पीपल की हिस्ट्री लिखना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। एंड एज़ आई सेड कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टडीज़ हुई है, जैसे कि साउथ एशियन स्टडीज़ हैं, तो सबाल्टर्न
की जो थीम है, टॉपिक है, उस पर रिसर्च हुई, उस पर स्टडीज़ हुई, जिससे क्या हुआ कि एक जो एलिटिस्ट बायस था कि जो सिर्फ एलिट का ही हमें रोल दिखाई देता था हिस्ट्री में, उस चीज़ को क्वेश्चन किया गया, उस चीज़ को करेक्ट किया गया। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन हुआ है, जो कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है, वो किसी इकोनॉमिक कंडीशन या फिर किसी अपर क्लास के इनिशिएटिव की वजह से हुआ है, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है या जो पॉपुलर डोमेन है, वो कैसा रहा है, ऑटोनोमस रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है। वो हमेशा उन्होंने एलिट्स को अपोज़ किया है, अपना रिबेलियन किया है उनके अगेंस्ट। और उनमें हमें एक जनरल यूनिटी देखने को मिलती है कि अलग अलग ग्रुप के लोग, ट्राइबल्स, पेजेंट्स, वर्कर्स, ये सब हमें एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट खड़े हुए नज़र आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो लोग एलिट से इन्फ्लुएंस हुए, ये चीज़ गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम उसमें कांग्रेस के रोल को हाईलाइट करते हैं, और जो साथ में ये भी है कि कांग्रेस को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया जाता है जिसकी वजह से सब लोग आपस में यूनाइट हुए, एक मतलब एक डायरेक्शन मिली, जो कि कहीं तक फैक्ट भी है। बट सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का क्या कहना है कि कांग्रेस का जो रोल है, कांग्रेस का जो नेशनलिज्म वाला जो फेज़ है, वो ठीक है, बट आपने कॉमन पीपल के बारे में कहाँ बात करी? तो कॉमन पीपल की जो पॉलिटिक्स थी, वो इन सब एलीट क्लासेस से फ्री थी, इनसे इन्फ्लुएंस नहीं थी, उनका अपना एक अपनी पॉलिटिक्स थी उनकी। सो सबाल्टर्न वाला जो पहला फ़ेज़ है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो राइटिंग्स हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एलीट को और सबाल्टर्न डोमेन्स को सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, ताकि दोनों को अलग करके सबाल्टर्न डोमेन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उसकी ऑटोनॉमी को, उसके एक्शन को उन पर ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड फ़ेज़ की, जो है डिस्कोर्स एनालिसिस। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हमें सेकंड फ़ेज़ में एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिलता है कि कैसा शिफ्ट, कि पहले क्या हो रहा था फर्स्ट फ़ेज़ में कि जो एक्सप्लॉइटेड पीपल की हिस्ट्री थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा था, लेकिन अब सेकंड फ़ेज़ में क्या हो रहा था, जो एलीट डिस्कोर्सेज हैं, जो एलीट से रिलेटेड जो डिस्कशन है, क्रिटिसाइज़ जो उनको करना है, लेकिन उसको साथ साथ टेक्सचुअल एनालिसिस भी होगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें टेक्स्ट में मिल रही हैं, उनकी मीनिंग्स निकाल कर उन डिस्कशन को पूरा किया जाने लगा। एंड सेकेंड चीज़, जो स्कॉलर्स थे जैसे मार्क्स और ग्राम्सी, उनसे पहले इंस्पायर थे, लेकिन अब वो चीज़ उनको हटाकर अब जो दूसरे पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, पोस्ट कॉलोनिस्ट थे, उनको ज़्यादा फेवर किया जाने लगा। पोस्ट मॉडर्निज़म जो है उसका एक अलग कंसेप्ट था, वो हम अलग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमें एक तरह का शिफ्ट देखने को मिलता है सबाल्टर्न स्टडीज़ के अप्रोच में। अब जो सबाल्टर्निटी का जो एक कंसेप्ट था ना, उसको भी रीडिफ़ाइन किया गया, उस कंसेप्ट को ही एक तरह से चेंज किया गया। पहले क्या होता था कि जो ऑप्रेस क्लासेस हैं, जिन्हें दबाया जा रहा था, और जो एलीट क्लास है जो डोमिनेट कर रही है, उसको अपोज़ किया जा रहा था। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि अब जो कंसेप्ट निकल के आया कि जो कॉलोनिज़म है, मॉडर्निटी है, एनलाइटनमेंट है, इसके अपोजिशन में अब स्टडीज़ होने लगी। स्टडीज़ कैसे हो रही थी? टेक्सचुअल एनालिसिस पर फोकस करके। ये क्या था कि इसमें जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ध्यान से समझकर उसकी मीनिंग निकाल के चीज़ों को कोट किया जाता था कि किस तरह से कॉलोनिस्ट को, मॉडर्निस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा इन टेक्स्ट के बेसिस पर। पहले क्या था कि एलीट नेशनलिज्म जो था उसको रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा था कि जो कॉमन पीपल की जो पॉलिटी है उसको किस तरह से हाईजैक कर रहा है अपने पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन अब जो सेकंड वाला फेज़ था, उसमें लेटर क्या बताने लगे कि जो पूरा ही नेशनलिज्म का एंटायर प्रोजेक्ट था, वो क्या था, एक वर्जन था कॉलोनियल स्टेट का। पीछे एक एग्जांपल भी दिया है कि एक स्टडी हुई थी जिसमें महात्मा गांधी के मैसेज को जो है किस तरह से यूज़ किया जा रहा था अपने एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये फर्स्ट फेज़ की बात है। लेकिन सेकेंड फेज़ में क्या बता रहे हैं कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर यानी एक एलीट क्लास ही नहीं, बल्कि कि जो पूरा का पूरा एक जो नेशनलिज्म है, वो एक तरह का एक पूरा स्टेट उसको यूज़ कर रहा था। तो इस तरह से जो सेक्युलरिज्म है, जो एनलाइटनमेंट है, जो रैशनलिज्म है, इन सब आइडियाज़ को जो है क्वेश्चन किया जाने लगा। सो सेकंड फेज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से सबाल्टर्न स्टडीज़ एकदम शिफ्ट कर जाता है। पहले जो है वो सिर्फ सबाल्टर्न कंसर्न तक ही लिमिटेड था, बट अब वो हिस्टोरिकल वर्क्स को क्वेश्चंस भी करने लगता है।
हेयर वी एंड द चैप्टर एंड वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने और भी बहुत सारी एमए हिस्ट्री इग्नू की वीडियोस बनाई हुई हैं, यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।